नियम टेक्निकल क्लासेज के टॉपिक वाइज रिवीजन में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इलेक्ट्रीशियन टूल विद्युत कार्य के सामान्य औजार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा। इसमें अलग अलग टॉपिक चुने गए हैं और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोड़े गए हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक इसमें रखा गया है वह है बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए, बॉल पिन जो हैमर होता है इसके बारे में देखिए। अब देखिए, हथौड़े विशेष स्टील के बनाए जाते हैं। जो ये बॉल पिन जो हैमर है इसके जो किसके बना होते हैं, ये स्टील के बनाए जाते हैं। आघात फलक को पान दी जाती है, यानी क्या होता है कि इनको जैसे भी कोई धात्विक चादर हो या अन्य कोई धात्विक पदार्थ हो, उसे क्या करने के लिए, चोट मारने के लिए काम में ली जाती है। और कील ठोकने और सीधा करने और मरोड़ने के काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हत्ती इसका जो होता है, इसका जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, वह लकड़ी का बना होता है। तो इसके बारे में ये बातें महत्वपूर्ण हैं कि जो बॉल पिन जो हैमर है इसका जो मेन जो भाग है वह किसका बना होता है, वह स्टील का बनाया जाता है। और इसका जो कार्य क्या रहता है, आघात पहुंचाने के लिए, यानी क्या करता है ये काम, ये करता है किसी धात्विक पदार्थ पर चोट मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कील ठोकने, सीधा करने और मरोड़ने के लिए काम में लेते हैं। अब देखिए, इसके बारे में इसकी हिफाजत और अनुरक्षण क्या है, केयर एंड मेंटेनेंस क्या है। ढीली हत्ती वाले हथौड़ों का प्रयोग न करें। तो ये विशेष ध्यान रखें कि कोई भी जो हैमर है उसके जो हैंडल है वह ढीला नहीं होना चाहिए। और हथौड़े के फलक पर तेल व ग्रीस नहीं लगानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो हथौड़ा है उसके फलक पर तेल व ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। अब देखते हैं इसके बारे में। और इसे इंजीनियरिंग हथौड़ा भी कहते हैं, अभियांत्रिका हथौड़ा भी इसे ही कहते हैं। और हेड के भार और पिन की आकृति के अनुसार इसे क्या किया जाता है, विनिर्देशित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो बॉल पिन जो हैमर है उसका जो निर्देशन किसके आधार पर किया जाता है, इसका एक हेड के भार और पिन की आकृति क्या है, हेड के भार और पिन की आकृति के अनुसार किया जाता है। ये सामान्य 125 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक रहते हैं। 125 ग्राम से लेकर कितने तक रहते हैं, 1.5 kg तक इसका वजन रहता है। और जो ये इंजीनियरिंग हथौड़ा को चिन्हित के लिए प्रयुक्त 250 ग्राम होता है। क्या रहता है, इंजीनियरिंग हथौड़ा चिन्हित के लिए कितने ग्राम का रहता है, 250 ग्राम का। और ध्यान रखें ये कितने ग्राम से कितने ग्राम तक रहता है, 125 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक के ये हथौड़े उपलब्ध रहते हैं। तो ये देखिए, इसका जो नाम है वो बॉल पिन, यानी जो इसका जो ये पिन है वह किस आकृति में है, वह बॉल नुमा आकृति में है। इसीलिए इसे बॉल पिन, इसका जो पिन है वो किस प्रकार की आकृति में है, एक बॉल नुमा आकृति में है। इसीलिए इसे बॉल पिन हैमर कहते हैं। और ये इसका फेस भाग होता है, ये इसका बॉल यानी पिन भाग रहता है। तो ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो ये देखिए, इसका एक और चित्र दिखाया गया है। ये इसका क्या है, ये इसका हैंडल है। और ये इसका जो इधर साइड का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, चीक बोला जाता है। और जो इस हैंडल का नीचे का जो भाग होता है जिससे हम चोट मारते हैं उसे क्या बोलते हैं, फेस बोला जाता है। और आई होल रहता है जो ये हैंडल को फिट किया जाता है। और जो वो छिद्र रहता है जिसमें हम हैंडल को फिट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आई होल बोला जाता है। और ये एक वेडेज रहता है जिसमें हम लकड़ी की पचड़ कुछ भी लगाते हैं। और ये इसका जो भाग है वह क्या भाग है, पिन भाग कहलाता है। तो ये इसमें विशेष भाग होते हैं, इनका ध्यान रखें। अब चलते हैं नीचे। इसका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बॉल पिन हैमर का। तो वो देखिए क्या है, एक बॉल पिन हैमर के हथौड़े व भाग हार्ड व टेपर किए हुए होते हैं। तो कौन से भाग हार्ड व टेपर किए जाते हैं, चीक,
व आई होल, पिन व फेस, केवल चीक, केवल आई होल। तो हमेशा ध्यान रखिए जो हथौड़े को जब हम किसी धात्विक पदार्थ पर मारते हैं, या तो उसे फेस भाग से मारते हैं या फिर उसके पिन भाग से, तो वही भाग क्या बनाया जाता है, हार्ड व टेपर बनाया जाता है, पिन व फेस भाग। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बॉल पिन हथौड़े के वह भाग हार्ड व टेम्पर किए जाते हैं, पिन व फेस भाग हार्ड व टेम्पर किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हथौड़े का भाग मुलायम होता है, तो जो हथौड़े का कौन सा भाग मुलायम होता है, देखिए पिन भाग तो हार्ड रहता है, फेस भाग भी हार्ड रहता है, और हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है। और जो चीक भाग होता है, इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि चीक भाग जो इसका जो साइड वाला जो भाग है, हमने देखा यहाँ पे जो इसका ये चीक भाग है, ये चीक भाग क्या रहता है, ये सबसे मुलायम भाग रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैमर के सही उपयोग के लिए उसे उस वाले भाग से पकड़ना चाहिए। तो बताइए, जब कोई हैमर है उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करना है तो उसे किस भाग से पकड़ना चाहिए, हैमर के पास से, हैंडल के बीच से, हैंडल के सिरे से, या इनमें से कोई नहीं। तो हैमर का उपयोग करते समय विशेष ध्यान रखें कि हैंडल को अंत सिरे यानी एंड साइड से उसे क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, यानी हैंडल के सिरे से उसे पकड़ना चाहिए। जैसे चित्र में देखिए, कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। इस प्रकार पीछे से पकड़ने से अच्छे तरह से कार्य किया जा सकता है। यहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ से नहीं, अंत सिरे से इसको पकड़ना चाहिए, इससे अच्छी चोट लगती है। चलते हैं हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि हैमर का पेस भाग गोल हो जाए तो हैमर को क्या करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, ग्राइंडर से घिसकर समतल कर देना चाहिए और इस पर ग्रीस लगाना चाहिए, कपड़े से साफ करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, यदि हैमर का जो फेस का भाग है उसके दो भाग हैं, फेस और पिन, यदि उसका फेस भाग घिस जाए यानी गोल हो गया है और वह अच्छी तरह से चोट नहीं लगती है, तो उस हैमर को क्या करना चाहिए, उसे ग्राइंडर से घस कर क्या कर देना चाहिए, वापस उसका फेस भाग समतल कर देना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है। तो हथौड़ा होता है, जो हैमर होता है, उसका साइज किसके अनुसार मापते हैं, पिन की लंबाई के अनुसार, या फेस के व्यास के अनुसार, हथौड़े के वजन के अनुसार, और या हैंडल की ऊंचाई के अनुसार। तो विशेष ध्यान रखें, जो हैमर होते हैं उनके साइज का जो मापा जाता है वो किससे अनुसार मापा जाता है, वह हथौड़े के वजन से, वह कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, और कौन से कार्य के लिए वह उपयोग में लिया जाना है। तो ये विशेष ध्यान रखकर उसे वजन के अनुसार क्या किया जाता है, हथौड़े की साइज को मापा जाता है। किससे मापते हैं, हथौड़े के वजन के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के अनुसार हथौड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। यूपीपीसीएल 2015 और हेल 2015 और हरियाणा 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 3 बार एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट की दृष्टि से ये क्वेश्चन आया है। तो इसके अनुसार हथौड़े का जो वर्गीकृत किया जाता है उसके बारे में बताना है, किस प्रकार से करते हैं। ऑप्शन देखिए, केवल भार के अनुसार, हील का आकार और हैंडल की लंबाई से, सी है केवल भार और हैंडल की लंबाई से, केवल ढांचे का आकार और भार से। तो इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिए इसमें कि हथौड़े का भार के साथ साथ वह किस आकृति का है, यानी उसका ढांचा किस प्रकार से है, उस पर भी ये निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल ढांचे का आकार और भार। क्यों, क्योंकि वह जैसे क्रॉस पिन हुआ, बॉल पिन हुआ, फ्लैट हुआ, ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ये हथौड़े होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो उनके जो प्रकार हैं यानी जो ढांचा है वहीं उनको नाम से इंगित करता है कि उसका जो ढांचा है क्रॉस पिन है या क्ला हैमर है या फिर स्ट्रेट पिन है। तो इस प्रकार से उनके जो ढांचे होते हैं, ढांचों के जो आकार हैं और उसका जो वजन है उसके अनुसार क्या किया जाता है, हथौड़ों का वर्गीकृत किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखिए का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बकन कार्य के लिए किया जाता है। DMRC 2020 में आया हुआ है कि का उपयोग ठोकने और सीधा करने और बकन कार्य के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि ठोकने और सीधा करने के लिए, बकन कार्य के लिए किया जाता है। कौन सा हथौड़ा करेंगे? बॉल पिन हथौड़ा, लकड़ी के हथौड़े, क्रॉस पिन हथौड़े या क्लॉथ हथौड़े। तो हमेशा ध्यान रखिए जो बॉल पिन जो हथौड़ा होगा उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बकन कार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। का उपयोग ठोकने व सीधा करने के लिए वह बकन कार्य के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा हथौड़ा होगा? वो होगा बॉल पिन। कौन सा होगा? बॉल पिन हथौड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है? तो ये बताना है कि जो हैमर होता है उसका कौन सा भाग है, उसमें भाग बताना है। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में क्वेश्चन आ गया है। तो इसी प्रकार से हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक से अब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान कर कर एक एक नंबर हम अभी से जुटाएंगे। तो देखिए निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है? चीक, आई होल, हैंडल, फेस और इन सब। तो हमने अभी देखा कि जो हैमर थे उसके एक क्या था? चीक भाग था, जो क्या था? सबसे मुलायम था। एक था आई होल जिसमें हम हैंडल को फिट करते हैं, वो छिद्र जो रहता है उसमें हम हैंडल को फिट करते हैं। और एक देखा था हैंडल था, एक क्या था? उसका पेस भाग। ऊपर का जो भाग था वो क्या था? पिन था, नीचे का भाग था वो पेस था। तो हैमर में क्या रहता है? ये सभी देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये इन सभी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। DMRC 2018 में आया हुआ है कि हथौड़े का जो उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, तेल के साथ फिट होना, बी है कसकर फिट होना, में घिसा हुआ पच्चर होना या ढीला फिट होना। क्योंकि तेल के साथ फिट होगा तो वह अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा, इससे व्यक्ति को क्या लग सकती है? चोट लग सकती है। बी ऑप्शन है कसकर फिट होना चाहिए। ये बात इसमें सही है कि क्या होना चाहिए? हैंडल उसका कसकर फिट होना चाहिए। तीसरा देखिए, में घिसा हुआ पच्चर होना चाहिए। नहीं, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। बिखरे हुए होने से क्या हो सकता है? उसका कण उससे बाहर निकल कर व्यक्ति की आँख या किसी भी शरीर में वह घुस सकता है। तो ये ध्यान रखिए, उससे आघात हो सकता है। और जो डी ऑप्शन है ढीला फिट होना चाहिए, ढीला फिट नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? वह बाहर निकल के या किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हथौड़ा मूलतः एक प्रवर्धक है, यानी जो हथौड़ा होता है वह एक मूल प्रवर्धक क्या होता है? वह क्या कार्य किया जाता है? मेन मुख्य जो हथौड़े का वह शक्ति के रूप में करते हैं या कार्य के रूप में करते हैं या बल के रूप में करते हैं या ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो हथौड़े का जो उपयोग किया जाता है वह एक बल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं? एक फोर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी बल का मतलब क्या है? इससे चोट मारी जाती है। यानी किसी वस्तु को यदि सीधा करना है तो उस पर हथौड़े से बल लगाना पड़ेगा, यानी जोर से चोट मारनी पड़ेगी, तब वह उस पर अच्छी तरह से कार्य करेगा। और जो आकृति बनाना चाहते हैं वो आकृति में ये पीट कर उसे चोट मार कर उसे ढाल सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कील ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? 2018 टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है। तो कील ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, मेलेट, हथौड़ा व क्रोबार। तो हमेशा ध्यान रखिए कील ठोकने के लिए जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो कौन से करेंगे? वो करेंगे हथौड़ा, हैमर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्य के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और MP 2018 के पेपर में आया हुआ है। तो किस हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कला हथौड़ा। एक क्या होता है? ये कला हैमर होता है। दूसरा देखिए, बी है बॉल पिन हथौड़ा। एक होता है स्लेज हथौड़ा, एक होता है वेज हथौड़ा। तो हमेशा ध्यान रखिए बॉल पिन हथौड़े का
प्रयोग किया जाता है। तो धात्विक कार्य करेंगे, जैसे कोई धात्विक शीट को क्या करना है, विशेष आकृति में डालना है, तो उसे हथौड़े से चोट मारकर उसे उस ढांचे के अनुसार उसमें बना दिया जाता है। अब देखिए, बेटेन वायरिंग में क्लिप लगाने के लिए क्या है, बेटेन वायरिंग में क्लिप लगाने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। जो बेटेन वायरिंग होती है, जब हम वायरिंग पर सिस्टम पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझेंगे। बेटेन वायरिंग में क्या होगा, क्लिप लगाते समय जब उस वायरिंग में जो क्लिप लगाई जाती है उस समय कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन देखिए 175 ग्राम का बॉल पिन हैमर, या 110 ग्राम का क्रॉस पिन हैमर, या 250 ग्राम का क्रॉस पिन हैमर, या 250 ग्राम का क्या होगा, बॉल पिन हैमर। तो हमेशा ध्यान रखें, बेटेन वायरिंग में बेटेन जो वायरिंग होगी उसमें जो क्लिप लगाते हैं उस समय कौन सा हैमर प्रयोग करेंगे, उस समय 110 ग्राम का क्रॉस पिन हैमर क्या करेंगे, प्रयोग में लेंगे। ये ध्यान रखें, कौन सा लेंगे, 110 ग्राम का क्रॉस पिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसकी पिन जो रहती है वह मेन हैंडल से क्या रहती है, क्रॉस में रहती है। दीवार में पाइप दबाने से पूर्व कोल्ड चीजल के साथ का क्रॉस पिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दीवार में पाइप दबाने से पूर्व कोल्ड चीजल के साथ में जो कोल्ड चीजल होती है, जो छेनी होती है, वह क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। कौन से वजनी बताना है कि इतने बार का कोल्ड चीजल के साथ जब दीवार में हम पाइप दबा रहे हैं उससे पहले कौन से तोड़े का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए 0.75 से 1 kg तक, या 0.125 से 0.250 ग्राम तक, सी है 1 से लेकर 1.5 kg तक, या डी है 1.75 kg तक। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.75 से लेकर 1 kg के क्या किए जाते हैं, क्रॉस पिन हैमर प्रयोग किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लकड़ी के तख्तों में से कील निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्ला हैमर, बॉल पिन हैमर, पेचकस व क्रॉस पिन हैमर। तो हमेशा ध्यान रखिए, लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उनमें से कील निकालने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से होंगे, क्ला हैमर, या बॉल पिन हैमर, पेचकस, क्रॉस पिन हैमर। तो हमेशा ध्यान रखिए, उसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्ला हैमर। क्ला हैमर इस प्रकार से बनाए जाते हैं, जब हम इस प्रकार से यहाँ से ये कला के रूप में रहता है, ये लकड़ी के तख्ते व कील निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा होगा, वह होगा क्ला हैमर। इसका जो पिन होता है वह इस प्रकार से बनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग अधिकतर होता है। जो सीधी पिन जो होती है इस प्रकार से, देखिए वह इस प्रकार से बनाया जाता है। ये हथौड़ा हो गया, नीचे का भाग जो होता है वह गोल रहता है और ये इस प्रकार से रहता है। तो क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन यानी हैंडल के सिद्ध में ही वह क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है। तो वो अधिकतर कहाँ प्रयोग करते हैं, लोहार, चिनाई करने वाले कारीगर, कारपेंटर या वेल्डर। तो हमेशा ध्यान रखिए, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिनाई करने वाले कारीगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखेंगे स्लेज हथौड़ा। एक हथौड़ा एक और होता है स्लेज हथौड़ा। तो इसके बारे में देख लीजिए क्या है। ये हैमर भारी कामों में के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो भारी काम जो जैसे हम देखते हैं कि जो बड़े सारे आकार में इसे 4 कूट का जो बड़ा सारा एक बनाया जाता है, यानी बहुत भारी रहता है। तो इनका प्रयोग अधिकतर सीट मेटल शॉप में धातु को पीटने के लिए, फोर्ज करने के कामों में किया जाता है। भारी चोट मारकर डाई द्वारा फ्लैट एंगल आदि में काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये 2 kg से लेकर 10 kg तक, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये 10 किलो तक, कितने किलो तक, 10 किलो तक के ये वजनी रहते हैं, जिसे बोला जाता है स्लेज हथौड़ा। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे भारी जो हथौड़ा होता है वो कौन सा होता है, स्लेज हैमर होता है। भार के अनुसार ही इसकी हैंडल की लंबाई जो रहती है वो कितनी रहती है, 600 से लेकर 900 मिली mm में।
कितनी रहती है, mm तक रहती है। आप देखिए, स्पाइक द्वारा अर्थ करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्पाइक द्वारा जो अर्थ करने के लिए जो हैमर होता है, जो क्या रहता है, स्पाइक द्वारा जो अर्थ करते हैं उसके लिए जो हैमर रहता है वह कौन सा रहता है, बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्लेज। तो कौन सा रहेगा, स्लेज रहेगा। यानी स्पाइक द्वारा अर्थ करने का मतलब ये है कि उस जैसे कोई खांचे नुमा आकृति में इसे क्या करना है, इसे ढालना है, जैसे कोई धात्विक शीट को पीट कर भारी हैमर से। तो वह कौन सा होगा, वो होगा स्लेज हैमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस हथौड़ी का क्या नाम है। तो ये बताइए, जो हथौड़ी दिखाई गई है इसका क्या नाम है, क्लॉ हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर। आपको समझ में आ गया होगा चित्र से ये कौन सा होगा। आपने पहले देखा कील निकालने के लिए जो हथौड़ा था वो कौन सा था, वो था क्लॉ हैमर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, जो गुनिया होती है उसके बारे में, ये दूसरा टॉपिक है गुनिया यानी इंजीनियरिंग गुनिया। इसे क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग गुनिया बोला जाता है। जो गुनिया होती है उसे इंजीनियरिंग गुनिया बोला जाता है। इसे एक अन्य नाम होता है ट्राई स्क्वायर, और इसे बोला जाता है इंजीनियर का स्क्वायर, इंजीनियर्स स्क्वायर भी इसे बोला जाता है। तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है, इसमें दो ब्लेडें प्रयोग में ली जाती है, एक जो स्टील की बनी होती है, एक जो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। तो ये ध्यान रखें, एक किसकी बनी होगी, एक स्टील की, एक कास्ट आयरन की। जो ये दो ब्लेडें रहती हैं, जो ये एक दूसरे के क्या रहती हैं, ये एक दूसरे के समकोण यानी 90 डिग्री पर ये जुड़ी हुई रहती है। इस प्लेट में दो प्लेटें एक साथ जोड़ी जाती हैं, और जो ये रहता है इसे स्टोक बोला जाता है, और ये ब्लेड होता है। तो ये ध्यान रखें। और ये इनर साइड का है, ये आउटर साइड का ब्लेड है, ये इनर साइड का स्टोक है, और ये आउटर साइड का स्ट्रोक है। तो ये ध्यान रखें। और इसे क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर। क्या बोला जाता है, ट्राई स्क्वायर। गुनिया, ट्राई स्क्वायर, इंजीनियरिंग स्क्वायर्स, इनके नाम से ये ध्यान रखें। अब देखिए, इसे ब्लेड की लंबाई से विनिर्देशित किया जाता है। इसे किसे विनिर्देशित करेंगे, ब्लेड की लंबाई से। ये ध्यान रखें, जो ये ब्लेड की लंबाई है, ये जो ये ब्लेड की लंबाई दिखाई गई है, इससे क्या करते हैं, इसे विनिर्देशित करते हैं। और जैसे कि देखिए, ये निम्न आकृति में रहते हैं, 50 mm से लेकर 35 mm तक, 100 mm से लेकर 70 mm तक, 150 mm से लेकर 100 mm आदि तक ये प्रयोग किए जाते हैं। 50, 100, 150 mm तक ये क्या रहते हैं, विनिर्देशित रहते हैं। अब देखिए, इसके दो प्रकार हैं। एक है इसके जो दो भाग होते हैं, क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान रखिए, दो भाग होते हैं। एक रहता है स्टोक के साथ क्या रहता है, एक सिरा जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा बिना स्टोक से एक चपटा सिरा रहता है। ये चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि वस्तु क्या है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन सा भाग होगा, किस लिए इसका प्रयोग करेंगे। इसके क्या करते हैं, वस्तु की समतल यानी वस्तु को समतल के लिए, न कि समांतर के लिए। किसके लिए करते हैं, समतल के लिए। और लंब यानी 90 डिग्री के कोण, और यानी समकोण 90 डिग्री, और वह एक दूसरे के लंब को क्या किया जाता है, जांचा जाता है। दो सीधी ब्लेडें एक दूसरे के समकोण पर रखने के से गुनिया बनती है। जैसे किसी भी हम दो ब्लेडों को यदि समकोण पर रख ले तो वह क्या हो जाएगी, वह गुनिया बन जाएगी। और स्टील ब्लेड की स्टोक के साथ रिविट की गई होती है। तो ये भी ध्यान रखें, दोनों ब्लेडें क्या की हुई होती है, स्टील की ब्लेडों के साथ ये क्या किए होते हैं, स्टोक से रिविट की हुई रहती है। एक भाग ब्लेड, एक क्या रहता है, स्टोक, वे दोनों एक दूसरे से रिविट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। स्टोक जो रहता है, इसका जो स्टोक रहता है वह ढलवे लोहा किसका बना होता है, ढलवे लोहे का बना होता है। ये देखिए, यहाँ से जो स्टोक भाग रहता है ये वाला, ये ढलवे लोहे का बना रहता है, और ये स्टील का बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए। और इन्हें किनारों से क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। जॉब के किनारों से क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। और इसका प्रयोग, विशेष ध्यान रखिए, इसका प्रयोग हथौड़े के रूप में न करें कि कहीं से इसे मारने लग जाएं। तो ये इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। ट्राई स्क्वायर के अनेक, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, ट्राई स्क्वायर के अनेक अनुप्रयोग है लेकिन ट्राई स्क्वायर का उपयोग निम्न कार्य में से नहीं किया जाता। ये हेल 2015 में आया हुआ है। ट्राई स्क्वायर से जो इंजीनियरिंग स्क्वायर्स है और जो गुनिया है, तो कार्य की सतह के समांतर को जांचना कौन सा नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिए, क्षेत्र सतह के वर्गाकार की जांच करना, सतह की समतल को जांचना और कार्य के एक किनारे पर 90 डिग्री पर रेखांकित करना। तो क्या है, कार्य की सतह से समांतर को जांचना, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन सा नहीं किया जाना चाहिए, वो है कार्य सतह के समांतर को जांचना। और ये समतल को जांचता है लेकिन किसको नहीं जांचता है, ये समांतर को नहीं बता सकता, ये ध्यान रखें। और क्षेत्र की वर्गाकार को भी जांचता है और 90 डिग्री कोण को रेखांकित भी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए मेलेट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेलेट का जो अन्य नाम रहता है, ये ध्यान रखना है, इसे क्या बोला जाता है, मूंगरी। इसे क्या बोला जाता है, मूंगरी बोला जाता है, और ये मेलेट होता है। अब देखिए ये किसका बना हुआ रहता है, ये संपूर्ण क्या बना रहता है, ये लकड़ी का बना हुआ रहता है, लकड़ी का भी बना हुआ रहता है, ये ध्यान रखें। और इसमें क्या रहता है, एक स्टॉक रहता है, एक इसका पेश भाग रहता है, एक वुड हैंडल रहता है, और इसे क्या बोलते हैं, मेलेट कहा जाता है। अब देखिए मूंगरी के शीर्ष के व्यास का वजन द्वारा विनिर्देशित किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मेलेट रहता है उसके मूंगरी के शीर्ष के व्यास का वजन द्वारा विनिर्देशित किया जाता है। तो इसे समझे, जो ये मेलेट है इसका जो व्यास है, के आधार पर इसका क्या किया जाता है, वजन के आधार पर इसका विनिर्देशित किया जाता है। ये देखिए ये किस किस का बना होता है, ये कठोर कास्ट लकड़ी का बना हो सकता है और ये नायलॉन से भी बना हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, ये कठोर कास्ट और वह नायलॉन से भी बना हो सकता है। रूघानी के धकेलने और पीतल धातु व सीट मेटलों को सीधा करने के लिए, ये ध्यान रखें, हल्की जो पतली धातुएं होती हैं उनकी सीटों को सीधा करने के व मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मोटर वाइंडिंग होती है यानी समन्योजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर वाइंडिंग को जब उसे उसके डिज़ाइन में उसे सेट किया जाता है, जब उसके एंड कवर और फ्रंट कवर को उसके में फिट किया जाता है, जब उसकी वाइंडिंगों पर उसे मारकर उसे सही किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, क्या है, इसका मोटर समन्योजन में भी प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेलेट का इस्तेमाल किसके लिए होता है। ऑप्शन देखिए, बिजली के तार जोड़ने हेतु, दीवार के मध्य छिद्र बनाने हेतु, बी है लकड़ी के कार्य के लिए, सी है बिजली के बोर्ड में स्क्रू निकालने और कसने के लिए, डी है पीवीसी ट्यूब और धातु के पाइप और धातु की फ्रेम काटने के लिए, ई है इलेक्ट्रिक तार निकालने के लिए। तो आपको राइट आंसर निकालने के लिए इन क्वेश्चनों के जो ऑप्शन हैं उनको आसानी से पढ़ना है और समझना है और इसका आंसर देना है। तो क्या होगा, ये लकड़ी के कार्य के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी लकड़ी के कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखिए, मेलेट, आरी, सपाट फाइल या ड्रिलिंग मशीन। अब देखिए जो मेलेट होता है उसका प्रयोग क्या करते हैं, धात्विक चादरों को सीधा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आरी जो रहती है इसे क्या किया जाता है, कास्ट को, लकड़ी को इसे काटा जाता है। सपाट जो फाइल होती है उस फाइल का काम क्या होता है, फाइल को उसे घसने का काम होता है। ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसका कार्य जो होता है वह ड्रिलिंग यानी छेद करने के काम में आता है, होल निकालने के लिए। तो ये ध्यान रखें, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए का प्रयोग किया जाएगा, मेलेट का किया जाएगा, मूंगरी का किया जाएगा। अब चलते हैं, औजार का क्या नाम है। अब इस औजार का नाम बताना है आपको। एक औजार दिखाया गया है, ये इसका नाम क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, क्ला हैम्बर नहीं है, स्टैक हैम्बर, क्रॉस पिन हैम्बर या स्ट्रेट पिन हैम्बर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो ये जो चित्र दिखाया गया है ये किसका है, ये है स्टैक हैम्बर। कौन सा होगा, स्टैक हैम्बर। ब्लोहॉर्न स्टैक हैम्बर बोला जाता है इसको, ब्लोहॉर्न
ब्लो हॉर्न स्टैक्स हैमर, क्या बोलते हैं, ब्लो हॉर्न स्टैक हैमर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, SWG जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, वायर गेज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले देखिए इसकी जो रेंज होती है, वायर गेज की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है। देखिए अब ये 1 से लेकर यानी जीरो से लेकर कहाँ तक चलता है, देखिए ये 36 तक, कितने का है इसकी रेंज, 0 से लेकर 36 तक। और जो SWG जो होता है ये मापन किस में करता है, ये mm में मान दर्शाता है, तो ये ध्यान रखें। और अब देखिए ये वायर गेज होता है, ये क्या करता है, ये वायर के जो व्यास को क्या करता है, ये मापता है, उसके डायमीटर को ये मापता है। अब देखिए इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या बोला जाता है, इसे स्टैंडर्ड वायर गेज बोला जाता है। ये एक गोल पतली स्टील की क्या रहती है, स्टील की बनी प्लेट होती है, क्या रहती है, ये एक गोल क्या रहती है, पतली स्टील की प्लेट होती है, जिसकी परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं, क्या रहते हैं, इसकी जो परिधि है यहाँ पर क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, और स्लॉट के व्यास के अनुसार ही विभिन्न नंबर में अंकित किए होते हैं। इसका उपयोग वाइंडिंग तार की गेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखें इम्पोर्टेंट कि वाइंडिंग तार के गेज को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG का विस्तार क्या है। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए SWG स्टैंडर्ड वायर ग्रुप, बी है सिंपल वायर ग्रुप, सी है स्टैंडर्ड वायर गेज, डी है सिंपल वायर गेज, और ई है स्टैंडर्ड वायरिंग गेट। तो हमेशा ध्यान रखें इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, क्या होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का फुल फॉर्म होता है। एक और होता है AWG जिसे बोला जाता है अमेरिकन वायर गेज। तो ये ध्यान रखिए जो अमेरिकन जो वायर गेज होता है ये किस में मापता है, ये इंच में मान दर्शाता है, जबकि SWG किस में दर्शाता है, SWG mm में मान दर्शाता है। और जो SWG रहता है उसकी रेंज कितनी रहती है, 0 से लेकर 36 तक, 0 से लेकर 36 तक, जबकि AWG की भी कितनी रहती है, 0 से लेकर 36 तक मान अंकित किए हुए रहते हैं। लेकिन जो AWG है अमेरिकन वायर जो गेज है ये इंच में मान दर्शाता है, और SWG किस में दर्शाता है, ये mm में दर्शाता है। ये विशेष अंतर है, ये ध्यान रखें। अब देखिए SWG को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसरो 2019 में आया हुआ है कि स्टैंडर्ड जो वायर गेज है उसे किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसको मापने के लिए। ऑप्शन देखिए व्यास, प्रतिरोध, विद्युत रोधन, उपरोक्त सभी। तो हमेशा ध्यान रखिए ये क्या मापता है, डायमीटर, यानी व्यास को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत रोधन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का आमाप मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो चालक का आमाप नापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, इसरो 2018 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालक का आमाप नापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, वेबल गेज, वर्नियर गेज, या मानक तार गेज, या गहराई गेज। तो हमेशा ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानक तार गेज, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज जो होगा उससे क्या करते हैं, तार का चालक का आमाप नापने हेतु प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मानक वायर गेज के खांचे में वायर कंडक्टर डालते समय वायर कंडक्टर को किस प्रकार से होना चाहिए। ये देखिए NMRC नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 2017 के पेपर में आ चुका है। तो ऑप्शन देखिए खाँचों जो होते हैं कसा हुआ होना चाहिए, आसानी से खचा क्या है खाँचों में नहीं आना चाहिए, सी है न तो कसा हुआ और न ही ढीला होना चाहिए, और डी है खाँचों में ढीला होना चाहिए। तो इसका एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब स्टैंडर्ड वायर गेज का जब हम वायर को व्यास मापते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए
कि जो वायर जो है उस खांचे में क्या होना चाहिए, न तो कसा हुआ होना चाहिए, न ही ढीला होना चाहिए, अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तार के मानक गेज की सीमा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 0 से लेकर 42 SWG, 0 से लेकर 32 SWG, और सी है 0 से लेकर 12 SWG, और डी है 0 से लेकर 36 SWG। तो मैंने पहले ही बता दिया कि कितना रहता है, 0 से लेकर 36 SWG के बराबर क्या रहता है, SWG के मान इंकित किए होते हैं, 0 SWG से लेकर 36 SWG तक। अब चलते हैं, दिए गए विकल्प में से सबसे छोटी तार गेज की पहचान करें। तो ऑप्शन देखिए 40, 15 SWG, 7 SWG, 38 SWG। तो हम देखेंगे कि SWG में मान ज़्यादा होने पर क्या होता है, वह तार का जो गेज होगा वह सबसे छोटा होगा। यानी यदि व्यास क्या है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि व्यास जो है SWG के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे छोटी जो तार होगा उसका जो गेज होगा वह सबसे अधिक होगा, और जो सबसे बड़ी यदि सबसे बड़ा क्या है, वायर गेज का मतलब व्यास है, तो उसका SWG सबसे कम होगा। तो ये ध्यान रखें। तो ऑप्शनों के आधार पर हम क्या करेंगे, आंसर चुनेंगे। तो यदि 40 SWG होगा, यदि मानो 40 SWG होगा, तो उसका क्या रहेगा, उस तार का गेज सबसे छोटा रहेगा। तो आज के जो 58 क्वेश्चन थे, ये सेकंड वीडियो है, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में इसका जो थर्ड और टॉपिक बचे हुए हैं, अभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके बारे में भी इसी प्रकार से हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।